हाय, मैं हूँ अमृता। कहानी की शुरुआत में स्कारलेट नाम की एक लड़की को हम देखते हैं जो इल्लीगल तरीके से ईरान जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो रेजा नाम के एक आदमी से मिलती है जो उसे ईरान की एक गुफा में लेके जाता है। वहाँ की सरकार इन गुफाओं को बंद करने वाली होती है और इसी के पहले स्कारलेट को कुछ चीजें इकट्ठा करनी थी। वहाँ जाने के बाद स्कारलेट को एक बड़ा सा स्टेचू मिलता है जो असल में रोज की होती है, जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा होता है। स्कारलेट उसका वीडियो बना लेती है और तभी गुफा में ब्लास्ट होने लगते हैं। तो कैसे तैसे स्कारलेट और रेजा अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर आते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्कारलेट एक एल्केमी की प्रोफेसर और आर्कियोलॉजिस्ट है जिसे पारस पत्थर की तलाश है। उसके पिता भी पारस पत्थर की तलाश में थे, लेकिन उन्होंने सुसाइड कर लिया था और अब स्कारलेट को उनका अधूरा काम पूरा करना है। कुछ समय के बाद वो पेरिस आती है पारस पत्थर की तलाश में और उसकी पूरी जर्नी बेंजी नाम का उसका दोस्त रिकॉर्ड कर रहा था। वो बेंजी को बताती है कि दरअसल 6000 साल पहले निकोलस फ्लेमेल नाम के एल्केमिस्ट ने फिलोसोफर स्टोन यानी कि पारस पत्थर बनाया था जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है और जिसके पास भी वो पत्थर होगा वो अमर भी हो सकता है। आगे ये लोग पेरिस में ही रहने वाले जॉर्ज से मिलते हैं जो रोज की में लिखे हुए प्राचीन भाषा को पढ़ सकता है और वह उसमें लिखी हुई रिडल उसे बताता है और उसे सॉल्व करने के बाद वे लोग एक म्यूजियम में आते हैं जहाँ पे निकोलस फ्लेमेल की कब्र के पास एक पत्थर होता है जिसके पीछे उन्हें प्राचीन भाषा में लिखी हुई और एक पहेली मिलती है जिसे सुलझाने के बाद उन्हें पता चलता है कि दरअसल पारस पत्थर जमीन के 370 फीट नीचे पेरिस के कैटाकॉम्ब में मिलेगा और वहाँ पर इन्हें खजाना भी मिल सकता है। पेरिस इस शहर के नीचे काफी सारे सुरंग हैं और इन सुरंग के अंदर तो लाखों लोगों के कंकाल भी हो सकते हैं क्योंकि कभी यहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन सरकार ने इन सुरंगों को 1780 में बंद कर दिया था। थोड़े समय के बाद स्कारलेट और जॉर्ज कैटाकॉम्ब के आसपास ही कैटाकॉम्ब के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उनकी बात एक अनजान आदमी सुन लेता है और वो कहता है कि अगर उन्हें वहाँ जाना है तो पैपिलियन से मिलना होगा, लेकिन जैसे ही वो लोग वापस पलट के उस आदमी को देखते हैं वो आदमी वहाँ पर नहीं होता। लेकिन उनका वो वहम समझ के वो लोग पैपिलियन से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि वहाँ खजाने की खोज में वो लोग जा रहे हैं। अब खजाने का नाम सुनते ही पैपिलियन उनके साथ चलने के लिए तैयार होता है और उनकी एक टीम बनती है जिसमें पैपिलियन, उसकी गर्लफ्रेंड सॉक्सी, उसका दोस्त जेड भी शामिल हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है जो जॉर्ज था, पुरानी भाषा पढ़ सकता था, वो दरअसल स्कारलेट का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। उसके भाई की मौत इसी सुरंगों में हुई थी, इसीलिए वो सुरंग में नहीं जाना चाहता था, लेकिन स्कारलेट को पुरानी भाषा पढ़ने में उसकी मदद लगने वाली थी, इसीलिए स्कारलेट के लिए वो सुरंगों में जाने के लिए मान जाता है और ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं। उन गुफाओं में जाने के बाद उन्हें काफी सारे अजीब से स्कल्स दिखाई देते हैं। ये लोग फिर भी डरते हुए आगे बढ़ते हैं। ये तो बस शुरुआत थी। आगे जाने के बाद उन्हें कुछ औरतें ब्लैक मैजिक करते हुए दिखाई देती है। वो लोग उसी डायरेक्शन में आगे जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक बंद सुरंग मिलती है। स्कारलेट उसी सुरंग में जाना चाहती थी, लेकिन पैपिलियन उसे मना करते हुए कहता है कि उस सुरंग में जो भी गया है वो आज तक वापस लौट नहीं आया है। यहाँ तक कि उसका दोस्त लापूस जो गया था वो भी वापस नहीं आ पाया है। ये लोग सुनते ही सब लोग उस दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद गोल गोल घूमते हुए वे लोग उसी सुरंग से वापस बाहर आ जाते हैं और कोई भी रास्ता ना मिलने पर स्कारलेट उसी बंद सुरंग में चली जाती है और उसके पीछे बाकी सब लोग निकल पड़ते हैं। लेकिन उस सुरंग में आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक पियानो मिलता है। जॉर्ज उस पियानो को देखकर कहता है, मेरे और मेरे भाई के पास भी बिल्कुल ऐसा ही पियानो था जिसकी A4 की खराब हो गई थी। जॉर्ज जब वो पियानो बजाने लगता है तो उसकी भी A4 की खराब होती है, लेकिन तभी अचानक उन्हें फोन की रिंग सुनाई देती है। ये देख पैपिलियन कहता है कि फोन के कंपनीज ने 50 साल पहले ही यहाँ से सारी लाइंस हटा दी थी और वे लोग जब आवाज का पीछा करते हुए फोन के पास पहुँचते हैं और वहाँ जाने पर स्कारलेट उस फोन को उठाती है तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और जैसे ही वो डरते हुए फोन रखती है उन्हें अचानक से वहाँ पे पैपिलियन का दोस्त लातापूस मिलता है। काफी बुरी हालत थी उसकी और लातापूस इनसे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था।
यहाँ पे तुम लोग कैद हुए हो, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है। और फिर डरे हुए सब लोग उसका पीछा करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें लकड़ी से ढका हुआ एक चेम्बर मिलता है। चेम्बर देखते ही स्कारलेट कहती है कि इस चेम्बर की दूसरी साइड खजाना और पारस पत्थर और बाहर जाने का रास्ता है। अब वे लोग एक एक करके नीचे जाने लगते हैं, जहाँ पे नीचे उतरते समय बेंजी को चोट लग जाती है। जब वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वो अजीब सी आवाजें धीरे धीरे बढ़ने लगती है और अचानक से उन्हें वहाँ पर एक बच्चा दिखाई देता है, जो थोड़ी देर के बाद अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। और जब वो लोग आगे जाते हैं तो उन्हें रास्ता वहाँ से बंद मिलता है और सारे पत्थरों पर ईगल और कुछ जानवरों के चित्र निकाले होते हैं। स्कारलेट उन निशानों को देखकर कहती है जैसे इजिप्शियंस अपने महाराज को कब्र में छुपाने के लिए बनाया करते थे। वो लोग उन पत्थर्स को हटाने लगते हैं और वहाँ पे एक रास्ता खुल जाता है। अब सब लोग एक एक करके उस रास्ते से अंदर जाते हैं, जहाँ पे फाइनली उन्हें निकोलस फ्लेमेल की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो इतने 6000 सालों के बावजूद जरा भी डैमेज नहीं हुई थी। उन्हें दीवारों पर विटिरोल लिखा हुआ दिखाई देता है। स्कारलेट के पास अपनी बुक रहती है, वो बुक में उस शब्द को सर्च करती है और सबको अपने अपनी टॉर्च बंद करने के लिए कहती है। पूरा अंधेरा होने के बाद उन्हें साइड में बहते हुए पानी से एक रोशनी दिखाई देती है और वो सब उस रोशनी का पीछा करते हुए पानी में चले जाते हैं, जिसके जरिए वो लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारा सोना होता है। स्कारलेट को वहाँ दीवार पर बहुत सारे चित्र बने दिखाई देते हैं। स्कारलेट और जॉर्ज उन पेंटिंग्स को समझते हुए उस पेंटिंग में छुपे हुए एक स्टोन को बाहर निकालते हैं और स्कारलेट पता लगाती है कि वही पारस पत्थर है। वही दूसरी तरफ पैपिलियन और उसके साथी खजाना पाने के लिए उसका दरवाजा तोड़ देते हैं, जिससे उस सुरंग के पत्थर गिरने लगते हैं और उन्हीं पत्थरों के बीच में इनका दोस्त लातापूत भी दबकर मारा जाता है और इन्हीं पत्थरों के कारण सॉक्सी को भी काफी चोट लग जाती है। तब स्कारलेट पारस पत्थर की मदद से उसकी चोट को ठीक करती है, लेकिन पत्थरों के कारण अब वो लोग वहाँ पे फंस गए थे और आसपास बाहर जाने का रास्ता देखने लगते हैं। तभी उन्हें दीवार पर एक सिंबल दिखाई देता है, जिसका मतलब था एज अबो एज बिलो, यानी जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। तभी वहाँ ऊपर बने हुए गेट के बिल्कुल नीचे स्कारलेट पत्थर मारती है, जिसे वहाँ से एक सुरंग बन जाती है। वहाँ सब लोग एक एक करते हुए अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें एक मैसेज लिखा दिखाई देता है, जिसे देखकर स्कारलेट कहती है ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से ये सब नर्क के दरवाजे के बाहर लिखा हुआ होता है, यानी कि ये लोग ऑलमोस्ट नर्क के दरवाजे तक शायद पहुंच गए थे। वो काफी डरे हुए थे और सोच में पड़ जाते हैं कि जाए या ना जाए, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता सिवाय आगे जाने के। इसीलिए सब लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें वहाँ पर वही रूम मिलता है जिससे वह अभी अभी आए थे। यहाँ पर भी निकोलस फ्लेमेल की लाश होती है, लेकिन ये लाश पूरी तरह से सड़ चुकी होती है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये कि उन्हें तभी वहाँ पे लातापूस मिलता है, जो थोड़ी देर पहले मर चुका था, लेकिन वो चुपचाप एक जगह पे बैठा हुआ था। किसी को भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है। ये देख सॉक्सी उससे बात करने के लिए जाती है, लेकिन उसके नजदीक जाने पर लातापूस उस पर हमला कर उसे मार देता है और स्कारलेट पारस पत्थर से सॉक्सी को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन पारस पत्थर मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल वैसे ही रास्ते दिखाई देते हैं जैसे वो पीछे छोड़कर आए थे। मतलब यहाँ जिस रास्ते से ये लोग आए थे उसकी मिरर इमेज थी। आगे जाने पर यहाँ उन्हें वैसे ही टनल मिलती है जिससे वे लोग पहले नीचे उतरे थे। अब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि और नीचे उतरे या नहीं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी 370 फीट से भी और नीचे आ चुके थे। सब लोग काफी डरे हुए थे, लेकिन कोई रास्ता ना होने के कारण एक एक करके नीचे उतरते हैं। लेकिन जब उनका साथी बेंजी वही ऊपर होता है, तभी उसके सामने अचानक से एक औरत आती है जिसके हाथ में एक बच्चा था और अगले ही पल बेंजी टनल से नीचे गिरकर मारा जाता है। इस हादसे से सब लोग काफी डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता उनके साथ क्या हो रहा है। अब 4 लोग ही बचे हुए थे। अब ये लोग आगे जाते हैं, जहाँ उन्हें वैसे ही हड्डियों से भरी सुरंग मिलती है, जिससे वो लोग रेंगते हुए आगे बढ़े थे। जब जॉर्ज रेंगते हुए आगे जा रहा होता है, तब उसे अपना
भाई नीचे पानी में डूबते हुए दिखाई देता है और हड्डियों को हटाने लगता है ताकि अपने भाई को बचा सके। लेकिन स्कारलेट उसे समझाती है ये सब कुछ उसका भ्रम है और कैसे तैसे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद एक रूम आती है, वहाँ पे देखते हैं लोग कि एक कार है जिसमें आग लगी हुई है और उसके अंदर एक लड़का बैठा हुआ है। पेपा लियोन देखते हुए रोने लगता है और कहता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है और पेपा लियोन अपने आप ही गाड़ी की तरफ खींचा चला जाता है। बाकी लोग उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वो गाड़ी के अंदर चला जाता है और फिर गाड़ी अचानक से गायब हो जाती है। पेपा लियोन भी आग के कारण जलकर मर चुका था। स्कारलेट और जॉर्ज ने अब बाहर निकलने की आशा छोड़ दी होती है, इसीलिए वो लोग अपनी जिंदगी के कुछ अच्छे पल याद करते हैं और सोचते हैं कि यही उनका आखिरी पल है। लेकिन जॉर्ज अपना हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा और फिर ये तीनों यानी स्कारलेट, जॉर्ज और जेड आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाते वक्त यहाँ पे उनको एक काला साया दिखाई देता है। ये देख और एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं। दीवार पर बहुत सारी उभरी हुई मूर्तियाँ थी। तभी अचानक से वो मूर्तियाँ जिंदा हो जाती है और इन पर हमला कर देती है। हमले में जॉर्ज को काफी चोट लगती है लेकिन स्कारलेट के पास पारस पत्थर होता है। उससे वो जॉर्ज को ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन वो काम नहीं करता। तभी जॉर्ज को एक बात याद आती है और वो स्कारलेट से एक शब्द कहता है, विट्रोल, यानी कि अल्केमी से बनाया हुआ वो एक झूठा पत्थर है। और तभी स्कारलेट को पारस पत्थर से जुड़ी हुई कुछ लाइंस भी याद आती है और वो समझ जाती है कि ये पारस पत्थर नकली है और जब वो ये नकली पारस पत्थर अपनी जगह वापस रखेगी तभी उसे असली पत्थर मिलेगा। जॉर्ज की हालत खराब हो रही थी इसीलिए वो वहाँ से तुरंत निकल जाती है पारस पत्थर को वापस रखने के लिए। वो उसी डायरेक्शन में चली जाती है जहाँ पे उन्हें वो पारस पत्थर मिला था। रास्ते में उसे वापस काला साया और काफी कुछ अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है लेकिन सारे मुश्किलों का सामना करते हुए थोड़ी देर के बाद स्कारलेट वहाँ पहुँच जाती है और पारस पत्थर को वापस लगा देती है। लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे वो क्या करे असली पारस पत्थर पाने। और यहाँ पे उसे एक मिरर मिलता है, उस पे काफी धूल लगी हुई थी। वो धूल को हटाती है और उस आईने में वो अपने आप को देखती है, इसलिए वो समझ जाती है कि असल में कोई भी पारस पत्थर नहीं है। लेकिन जब कोई भी इस पहेली को सुलझाएगा और ये नकली पारस पत्थर अपनी जगह पे लगाएगा तो उसे असली पारस पत्थर की पावर मिलेगी। और आसपास के प्राचीन चीजें पढ़कर उसे एक और चीज समझ आती है कि अगर उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा। रास्ते में उसे फांसी पे लटका हुआ एक आदमी दिखाई देता है जिसे देख वो काफी डर जाती है। जब वो पास आती है तब उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके पिता है। दरअसल स्कारलेट के पिता सुसाइड करने से पहले वो स्कारलेट से बात करना चाहते थे लेकिन वो उनके ऊपर गुस्सा थी इसलिए उसने अपने पिता का फोन नहीं उठाया था और इसी बात का उसे पछतावा हो रहा था। इसीलिए स्कारलेट काफी रोती है और अपने पिता से माफी मांगते हुए उनके शरीर के पास जाकर उन्हें गले लगाती है। जैसे ही वो माफी मांगती है वो शरीर वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है और अब स्कारलेट भागते हुए जॉर्ज और जेड के पास आती है। वो अपने हाथों से जॉर्ज की चोट को ठीक कर देती है क्योंकि उसमें अब पारस पत्थर की शक्तियाँ थी। और तभी उन्हें एक सुरंग दिखाई देती है जो बहुत ही गहरी और नीचे जाने वाली होती है लेकिन जॉर्ज और जेड उस सुरंग में जाने से मना कर देते हैं। तभी स्कारलेट उनसे कहती है कि इस सुरंग में जाने से पहले उन्हें अपने गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा। और तभी जॉर्ज कहता है कि दरअसल बचपन में वो और उसका भाई इन सुरंगों में जब आए थे तब जॉर्ज की गलती की वजह से उसका भाई इस सुरंग में फंस गया था जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी और तब से वो उससे माफी मांगना चाहता है। वो रो पड़ता है तो वही जेड कहता है कि उसका एक बच्चा भी है जिसको उसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, ना उसकी जिम्मेदारी ली और इन्हीं गलतियों की वजह से सबको अपना अतीत यहाँ पे बार बार दिखाई दे रहा होता है। लेकिन ये गलतियाँ एक्सेप्ट करने के बाद सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस सुरंग में कूद जाते हैं। जब वो सुरंग के उस पार पहुँच जाते हैं तब वहाँ पे उन्हें एक ढक्कन दिखाई देता है जिसे वो बहुत ही खोलने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं खुल पाता। थोड़े समय के बाद उसे धीरे से हटाने के बाद वो खुल जाता है और उन्हें रोशनी की किरण दिखाई देती है। वो खुश होते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं तब वो पेरिस के एक दूसरे जगह में होते हैं। तीनों भी एक दूसरे को गले लगाते हैं और जेड प्रॉमिस करता है कि वो अपने बच्चे को मिलने के लिए जाएगा, उसे अपनाएगा और ये मूवी इधर ही खत्म होती है।